सादर प्रणाम, नमस्कार, जय आरसीएम। हरियाणा की धरती पे और ये जिंद की धरती पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार आया था रूबी बन के और मैं यहाँ से बोल के गया था स्टेज से कि अगली बार जब आऊंगा तो स्टार रूबी बनूंगा तभी आऊंगा। और इस बार मैं स्टार रूबी बन के आया हूँ और आज फिर मैं एक घोषणा करके जा रहा हूँ कि अगली बार सफायर बन के आऊंगा। देखो जी, यहाँ की धरती बहुत पवित्र है। मैं जिंद में जैसे ही एंट्री किया, वो सड़क पे लिखी है ना, क्या लिखा है, स्वागतम, वेलकम, तो मैंने नमन किया। तो आप सब लोग यहाँ जिंद से हैं? कितने लोग जिंद से हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए। वाह, ग्रेट। तो आप सभी को मैं नमन करता हूँ। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि इस पवित्र भूमि जिंद की धरती पे आपका जन्म स्थल है। आप लोग को प्राउड होता है अपने मातृभूमि को? अच्छा, जो बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को होता है, जो नहीं बोल रहे वो डाउट्स में। कई लोग हमेशा शंका करते हैं, उनको लगता है सच में ऐसा है क्या? लेकिन ऐसा है। आपको बता दूं कि आरसीएम इसी जिंद से निकल के यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और 7 सिस्टर स्टेट तक गया और हिंदुस्तान के कोने कोने, तमिलनाडु, केरल और पता नहीं कहां कहां गया। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये अभी हमारी बात हो रही थी सरवन जी से, इन्होंने कहा कि यार पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आया, जिंद वालों को समझ में नहीं आता। सरवन जी ने कहा, तो मैंने एक चीज कहा कि सर, पेड़ जब दरख्त बनता है ना तो जड़ उसका एक ही जगह होता है, लेकिन तना उसका बहुत दूर दूर फैलता है। तो दरख्त यहीं से निकली है, जड़ यही है। और कहते हैं कि जिंदगी में अगर आपने ये जान लिया कि जड़ क्या चीज होती है, इसकी क्या ताकत है, और अगर किसी भी पेड़ को मजबूत करना है तो जड़ में पानी डालिए। तो आज मैं बनारस से आया हूं यहां पानी डालने। जड़ को यार, मैं बनारस से चल के आया हूं और आपको ताली बजाने की साथियों, आज मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, आज मैं कोई यहाँ प्रवचन देने नहीं आया हूँ, आज कोई यहाँ पे आपको मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ। बहुत सारे लोग मीटिंग्स में आने से पहले बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि ये 2 घंटा 3 घंटा मीटिंग में बैठा के पढ़ने से लोग बहुत डरते हैं, और डरते हैं इसलिए ठेला ऑटो चलाते हैं। अगर पढ़ते तो सब डीएम, कलेक्टर, एसपी बनते। ये सुनो, मैं भी बहुत घबराता था पढ़ाई से, स्कूल जाते ही नहीं थे। और मैं आपको बताऊं, आरसी में जितने ऊंचाई पे है ना, ये सब पढ़ने से डरने वाले लोग हैं। तो चिंता की बात नहीं है। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं। आपके दिमाग से पहले एक डर निकाल दो कि पता नहीं क्या क्या है ये पढ़ाएगा। कई बार लोग बाहर निकल के क्या बोलते हैं, जब आप किसी को आरसीएम समझाते हैं तो क्या सामने से आती है, मीटिंग से आ रहे हो क्या? बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को मोटिवेट किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, इनका ब्रेन वॉश होता है मीटिंग्स में। लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, अक्सर आप सुनेंगे बाहर में। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि यार ब्रेन वॉश कराना बुरी बात है क्या? भाई कार खरीदते कार वॉश कराते हैं, बाइक खरीदते बाइक वॉश कराते हैं, घर में व्हाइट वॉश कराते हैं, हर जगह वॉश कराते हैं, ब्रेन को वॉश कराते हैं। ब्रेन वॉश कराना दुनिया भर का कीड़ा कचरा यहाँ हम लोगों ने पाल रखा है।
और यही कारण है कि चारों तरफ कूड़ा कचरा नजर आ रहा है। जिस दिन इसका ये ब्रेन वॉश कराने लग गए ना, उस दिन चारों तरफ अच्छा अच्छा दिखेगा। आप जिधर जाएंगे आपको सब जगह लगेगा कि यार ये आरसीएम होने वाला है। ये नो तो ब्रेन वॉश कराना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ब्रेन वॉश से बहुत घबराते हैं, बहुत ज्यादा उनको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे अनर्थ ही तो करना है जीवन में। आज तक हम लोगों ने अनर्थ समझते हैं। अनर्थ का मतलब क्या होता है? विनाश नहीं। भाई जरा खड़ा हो जा। बोला यार एक बार सलाम करता हूं मैं। विनाश उसामा बिन लादेन करता था भाई। वो भी ब्रेन वॉश करता था, वो लोगों को मरने के लिए तैयार कराता था। क्या करता था? मरने के लिए तैयार कराता था। भाई साहब हम लोग विनाश करने नहीं आए, विकास करने आए। देखो अनर्थ शब्द निगेटिव है और ये हमेशा नकारात्मक लोग ही इसका इस्तेमाल करते हो। सही बोल रहा है तो गलत नहीं बोल रहा है। शब्द निगेटिव है लेकिन मैसेज पॉजिटिव है। देखो आज तक हम लोग क्या है, गरीबी है, गरीबी को लेके जी रहे हैं। ये सुनो, दादा परदादा हमारे क्या थे? गरीब। अब हम अगर आरसीएम करेंगे तो अमीर बन जाएंगे। आज सुरेंद्र वंश अमीर बन गए, राकेश शर्मा थोड़ा जोर से बोलिए, विजय पाल विरोधिया, आप भी क्या बन जाएंगे? अनर्थ होगा कि नहीं? हम में से ज्यादातर लोग घबराते हैं इस बिजनेस को करने से। क्यों? क्योंकि कहीं सच में अमीर न बन जाए। अगर अमीर बन जाएंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा, महाविनाश हो जाएगा। तो आप सही हो अपने जगह पे। भाई साहब अनर्थ ही तो करना है। दादा परदादा सब हमारे क्या थे? गरीब थे। और हम क्या बनेंगे? तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। विनाश किस चीज का होगा? हमारी गरीबी का विनाश होगा। सब सही है, मैसेज इसका पॉजिटिव है। तो हम सबको क्या करना है? विनाश नहीं करना है यार। देखो अनर्थ करना है। ऐसे बोलो, क्या करना है? थोड़ा जोर से बोलिए, अनर्थ कर देना है। सुरेंद्र वंश ने क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया। साथियों देखिए आरसीएम का मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। क्या बोलते हैं? अरे जोड़ा जाड़ी वाला काम है। हमारे यूपी में बोलते हैं, यहाँ पे जिंद में कुछ और बोलते होंगे। मैं अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सामने वाला पूछता है क्या भाई साहब कौन सा काम करें, कुछ बताइए। तो जैसे ही शुरू करता हूँ, कुछ नहीं करना है, दुकान बदलना है, लोगों का बदलवाना है, तुरंत कर रहा है जोड़ा जाड़ी वाला काम। मैं बोलता हूँ आरसीएम का नाम सुनो, ओ हम सब जानेला बतवा में फसल जाला तू के फंसावल जाएगा। अब मैं उसको कैसे समझाऊं? कई बार अपना दिमाग काम नहीं करता कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है, होता है। साथियों आज से 17 साल पहले मैं नौकरी किया करता था। मैं अपना परिचय दूं, मैं धर्मेंद्र कुमार, मैं वाराणसी में रहता हूँ। बेसिकली बिहार से हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। बोध गया का नाम सुना होगा आपने। वहां पे एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने तपस्या किया, साधना किया। आज भी वो पेड़ है। आप लोग आइए बोध गया में, बहुत पवित्र भूमि है, मन को शांति मिलती है। वहां पे दूर दूर से चीन, तिब्बत, जापान बहुत सारे बौद्धिस्ट आते हैं।
2-2 दिन वहां बैठ के तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। उस पीपल के वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि वहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन मेरी जन्मभूमि है बोध गया, लेकिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुई। मुझे ज्ञान की प्राप्ति बनारस में हुई। भोलेनाथ की नगरी है। वाराणसी का नाम सुना आप लोगों ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है और हमेशा मोदी जी जाते रहते हैं वहां पे। धार्मिक नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है। कहा जाता है कि काशी त्रिशूल पे बसा है, भोलेनाथ की त्रिशूल पे। पूरी धरती पे भूकंप आया है, धरती हिलती है, लेकिन काशी के बारे में कहा जाता है कि आज तक भूकंप नहीं आया और वहां पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्यादातर लोग वहां जाते हैं। अंतिम शव यात्रा वहां पे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे घाट बने हुए हैं, वहां पे उनका श्रद्धा किया जाता है। तो मुझे भी वाराणसी शहर में ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं चाहता हूं कि एक बार वाराणसी शहर के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। वहां मां गंगा मैया है और वहां पे स्नान करके जो लोग भोलेनाथ की नगरी में मत्था पटकते हैं और जो मन्नत मांग के वहां से आते हैं, उनकी मन्नत पूर्ण होती है, ऐसी वहां की धारणा है। और हम आप लोगों को भी आज यहाँ इनवाइट करने आए हैं कि एक बार उस धार्मिक नगरी का भ्रमण कीजिए। आए दिन हम लोग आरसीएम के भी बड़े बड़े फंक्शन करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने वहां पे तकरीबन 60,000 लोगों का फंक्शन किया था। 7,000 वहां पे ओपन सेशन हुआ था। हम लोग हर 3 महीने पे बड़े फंक्शन करते हैं, 6 महीने पे करते हैं। तो अगली बार जब हम करेंगे तो आप लोग को इन्वाइट करेंगे। आइए, गंगा माँ में डुबकी लगाइए, भोलेनाथ के सर पे जाके पटक के वहां से मन्नत मांग के आइए कि डी कुमार को स्टार रोबी बना दिया, मेरे को भी स्टार रोबी बना देना भोलेनाथ। और प्रोग्राम अटेंड करिए और वहां से एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का प्रवाह होगा, आपके अंदर संचार होगा। देखिए जीवन में आज क्या है, लोग ज्यादातर लोग देखिए विचलित है, उनका दिमाग मन शांत नहीं है। यस और नो? अशांत मन से बेचैन आत्मा, भटकती हुई आत्मा। आज सड़कों पे देखिए चारों तरफ आपको लोग मिलेंगे, कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी यहां कभी वहां, भटकती आत्मा की तरह भटक रहे हैं। यस और नो? थोड़ा मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे तो मजा आएगा बात करने में। अगर गलत बोलूं तो ना भी करना, जैसे विनाश बोला था। तो जिंदगी में जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं सीखेंगे, जब तक आप ध्यान लगाना नहीं सीखेंगे जीवन में, आप कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता का पहला मूल मंत्र है ध्यान। ध्यान समझते हैं? ध्यान का मतलब पूजा पाठ करना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है कि आप मन को शांत करके आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट एक प्रैक्टिस कीजिए। सुबह 6:30 बजे, 5 बजे उठिए, कहीं एकांत में घर में बैठ के आधा मिनट, बिस्तर पे भी कर सकते हैं, बैठ के शांत चित्त से, शांत मन से ध्यान लगाइए। क्या ध्यान लगाइए? भगवान को मत याद कीजिए, अपने आप को याद कीजिए, अपनी अंतरात्मा को महसूस कीजिए कि हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही शक्तिमान, एक शक्तिशाली आत्मा है, जीव है। कहते हैं कि जिस इंसान ने खुद को महसूस कर लिया, उसको सारी दुनिया एक न एक दिन महसूस करता है। सारी दुनिया उसकी बात सुनती है, सारी दुनिया उसकी बात मानती है। हमें यही नहीं पता कि हम कौन है, हमारे अंदर कौन सी शक्ति का संचार है। सोचिए, शरीर ऐसे ही रह जाता है और वो मन, वो आत्मा निकल जाती है और इंसान मृतात्मा बन जाता है। लोग कहते हैं डेड बॉडी, तुरंत नाम खत्म हो जाता है। मरते ही जो इंसान मृत हो जाता है, घोषित कर दिया जाता है, उसका नाम चला जाता है, खत्म, सब कुछ खत्म, वो डेड बॉडी हो जाता है। तो देखिए, आज मैं उन चीजों के बारे में बात करने नहीं आया हूं, बहुत डेप्थ है उन चीजों में। आज हम आपको एक बहुत आसान तरीका बताने आया हूं। थोड़ा सा ध्यान लगाइए।
अपने आप से बातें करना सीखिए। हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है, हम क्यों आए हैं इस धरती पे, हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं हम करते। मैं आपको बताऊं अपने बारे में, किसान का बेटा, 5 भाई 1 बहन 6 भाई बहनों का परिवार, बहुत गरीबी देखा, इतना ज्यादा गरीबी देखा। खाली पैर स्कूल जाते थे, ठंडी का मौसम है ना, हाफ पैंट पहनने को मिलता था, कभी भी पैजामा नसीब नहीं हुआ। पैजामा समझते, ट्राउजर। ठंडी के मौसम में हाफ पैंट पहन के आप घर से बाहर निकलते हैं, कैसा फील होता है? जैसे लगता है ना पैर कट जाएगा। ओस होता है ना, ओस के ऊपर जब आप पैर रखते हैं तो क्या होता है, लगता है जैसे कोई नुकीली चीज आपके पैर के अंदर चुभ रही है। हम 5 भाई खाली पैर चलते थे, खाली पैर स्कूल जाते थे, हाफ पैंट पहनते थे, और पैंट के पीछे जब फट जाता है तो उसके पीछे चिप्पी लगा देते हैं। क्या बोलते हैं? ठेकड़ी। एक तरफ फट गया तो ठेकड़ी लग गया, पता चला दूसरी तरफ भी फट गया तो दूसरी तरफ भी ठेकड़ी, और कई बार ठेकड़ी भी फट गया तो ठेकड़ी के ऊपर। अरे देखो आप लोग हंस रहे हो, गरीब पर दुनिया हंसती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं बड़ा गरीब हूं। क्या बोलते हैं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कंगाल हूं। अरे यार, आज आपके सामने जो आदमी खड़ा है ना, मेरे से बड़ा कंगाल, मेरे से बड़ा गरीब आप नहीं होंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। इतनी गरीबी मैंने देखी है। बिहार के जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे हर साल सूखा पड़ता है, ड्राउट एरिया। अब आप सोचिए कि इनकम का कोई जरिया नहीं, आय का कोई स्रोत नहीं, सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। 5 भाई 1 बहन 6 भाई बहनों का लालन पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, कपड़ा, बहुत खर्चे होते हैं। कैसे हमारे बाबूजी ने दिया किया होगा? देखिए, मैं उन दिनों को जब भी याद करता हूँ बड़ा भावुक हो जाता हूँ। खाली पैर स्कूल जाते थे, दोपहर के टाइम में जब स्कूल से निकलते थे ना, तो गर्मी में दोपहर के टाइम में छुट्टी होती है, तो बीच सड़क पे जब पैर रखते थे ना, तो लगता था कि जैसे आग के ऊपर पैर रख रहे हैं। 4 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर नजर आती थी। गांव जाते जाते पीपल के पेड़ था गांव के आगे, लेट जाते थे कई बार। हाफ पैंट पहन के, तो क्या बोला था, ठेंगड़ी, ठेकड़ी पैंट के पीछे लगा के स्कूल जाते थे। स्कूल में भी हम लोग को बड़ी हैसियत से देखा जाता था। जिसके पास कुछ होता नहीं है ना, बच्चे भी उसको वेट नहीं देते, टीचर भी उसको वेट नहीं देते। जैसे जैसे हाई स्कूल पास किए, देखिए आज हम अपने बारे में कहानी नहीं सुनाने आए हैं, आपको ये बताने आए हैं कि आज तक आप फिल्मों में देखते हैं कि एक आदमी बहुत गरीब होता है, लेकिन उसको कोई रास्ता मिलता है, जरिया मिलता है, कोई काम मिलता है और वो बहुत अमीर हो जाता है। तो फिल्मों में देखते हैं तो वो लगता है कि ये सब कहानी है, ये सब लोग। लेकिन आज आप लाइव देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाबूजी ने एक अच्छा काम किया कि हम सारे भाई बहन को पढ़ाया लिखाया। गांव के लोग बड़ी हंसी उड़ाते थे, अरे पढ़ लिख जाएगा तो खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएगा, जॉब नहीं मिलेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। बाबूजी कहते थे कि यार मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, क्यों टेंशन लेते। जैसे जैसे हाई स्कूल पास किए, बहुत गरीबी में, बता नहीं सकता हूँ आप, एक एक दिन की अगर कहानी सुनाऊंगा तो आपका दिल दहल जाएगा, कुछ लोग की आंख में आंसू आ जाएगा। आज मैं वो सुनाने नहीं आया। हाई स्कूल पास करने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। हमारा गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एक 70 रुपए में छोटा सा कमरा लिए, उसके अंदर एक चौकी लगा दिए और स्टोव पर खाना बनाते थे। छोटे छोटे घर में जाके बच्चों को खटखटाते थे कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है क्या। लोग पूछते थे क्या करोगे, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। बोले अरे तुम तो खुद ही बच्चा हो, तुम क्या पढ़ाओगे। बोले आपके घर में LKG UKG का बच्चा है, उसको पढ़ाएंगे। 10 बच्चे मैंने ढूंढ लिए थे और वो 10 बच्चों को पढ़ाने लगे। 30 रुपया उसमें मिलता था, 300 रुपया में उस समय अर्न करने लग गया। पढ़ाई भी अपना जारी रखा, ट्यूशन पढ़ा के इंटर पास किए।
मेरी उम्र 18 साल हुई। उसी समय बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम की वैकेंसी आई और मैंने दाहिने बाएं आगे पीछे नहीं देखा, क्योंकि पैसे की सख्त जरूरत थी। सारे भाई पढ़ रहे थे, 1.5 साल 2 साल का गैप था पांचों भाई। बाबूजी इतनी तंग स्थिति में रहते थे, कई बार मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी मेरे जहर खा ले, हत्या कर ले कहीं, क्योंकि हमेशा तनाव, हमेशा समस्या, प्रॉब्लम। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जैसे तैसे खर्चा अपना मेंटेन करके पढ़ाई कर रहे थे। उस समय बैंक की वैकेंसी निकली, मैंने फॉर्म भरा, तैयारी की, परीक्षा दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। 6 भाई बहनों में पहला सदस्य मैं था कि जिसको बैंक की नौकरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का बैंक के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। घर पे ज्वाइनिंग लेटर आया, बाबूजी ने सत्यनारायण स्वामी का कथा कराया। अच्छा बताइए, अगर बाबूजी को ये पता होता कि मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा तो कथा कराते? नहीं कराते। पढ़ाई और भाई लोग कर रहे थे, मैं नौकरी में आ गया। मुझे याद है पहली बार 2650 रुपए मेरी सैलरी थी। आज से तकरीबन 22 साल पहले 1995 में मैंने ज्वाइन किया था। कितना साल हो गया? 27-28 साल हो गए। उस समय 2650 रुपए की वैल्यू थी। मैं एक कमरा लिया था 100 रुपए का रेंट का, और उसमें 250 रुपया रख के, 2650 था ना, 150 रुपया रख के 2500 रुपया मैंने घर भेज दिया। मेरे बैंक के लोगों ने बोला कि अरे खाओगे क्या, सब घर भेज दोगे? मैंने कहा यार पानी पी के रहेंगे, हमारे घर वाले लोगों को बहुत जरूरत है, बाबूजी को पैसे की जरूरत है। और मैंने बाबूजी को फोन करके बोल दिया कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका बेटा अब यूनियन बैंक में नौकरी करता है। फिर 2 भाई को अपने साथ रख लिए, पढ़ाना शुरू किए। एक भाई मेरा इंजीनियर बना, एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली में, IRCTC में भी डीजीएम के पोस्ट पे है। बाद में मेरी भी शादी हो गई, बाकी सब बाद में ठीक हो गया। जो भी प्रॉब्लम था वो बचपन में था। मेरी बहन की शादी हो गई, इंग्लिश से ग्रेजुएट की है मेरी बहन। बाद में मेरे जीजा जी सेंट्रल बैंक में ब्रांच मैनेजर बन के अभी रिटायर कर गए। छोटा भाई इंजीनियर है। कोई दिक्कत नहीं थी, सब गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। मेरी भी शादी हुई, मेरी ससुर जी स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर होकर भी रिटायर कर गए। उनकी इकलौती बेटी है, मेरी जो पत्नी है, मेरी शादी हुई बहुत अच्छे घर में हुई, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जुलाई 2005 की घटना है। उस समय एक मीटिंग थी ऐसे ही RCM की, और उस मीटिंग में मुझे जबरदस्ती पकड़ के, किडनैप करके, चाहे जैसे भी कहे, बिल्कुल मैं आना नहीं चाहता था, क्योंकि संडे नौकरी करने वालों के लिए त्योहार जैसा होता है। इट इज जस्ट लाइक फेस्टिवल। आज भी संडे है ना? कितने लोग हैं जॉब करने वाले, सरकारी प्राइवेट? क्या बात है, आप लोग के लिए एक बार तालियां बजाती है, मैं सैल्यूट करता हूं। आपने अपना संडे दिया है, यहाँ पे संडे आपने इन्वेस्ट किया है। दिस इज नॉट ए जोक, ये कोई मामूली बात नहीं है साथियों। मैं भी, मेरा छोटा भाई हमें पकड़ के लाया था जबरदस्ती, आने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। आज यहाँ कितने साथी हैं जो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, जिनको पकड़ के कोई लाया है? एक बार अगर ऐसे हैं तो हाथ खड़ा करें। देखिए पीछे 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं। देखिए बहुत सारे लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि जो किडनैपर है वो साथ में बैठा है। वो सोच रहे हैं कि यार अब आ ही गए हैं तो झेल लो, है ना? बराबर है ना? मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि आपकी कहानी मेरी कहानी से बिल्कुल मैच कर रही है। बात समझ में आ रही है? आपकी कहानी मेरी कहानी मैच कर रही है। अच्छा, जितने जबरदस्ती वाले आते हैं वो सब पीछे बैठते हैं। क्यों पीछे बैठते हैं पता है? थोड़ा सा मौका मिले सरक ले। और मैं भी सबसे पीछे बैठा था। अभी यहाँ पे
देख रहे थे आप, कोई बता रहा था 10,000, 20,000, 50,000 इनकम, लोगों से तालियां बजवाई जा रही थी, मैं ऐसे पकड़ के बैठा था, मेरा भाई ताली बजा रहा था और मेरे को ऐसे बोला था, तू भी बजाओ। मैं बोलूं यार ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों ताली बजाऊं। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे सब झूठ बोली जाती है, बिल्कुल भरोसा नहीं था दोस्तों। लेकिन मीटिंग के आखिरी में एक व्यक्ति आए, उन्होंने अपनी 1 महीने की इनकम कितना बताया, बताओ कहां चला गया, बताऊंगा नहीं, लिख के बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। 1 महीने का इनकम 1,25,000 बताया। उन्होंने बताया कि मैं 3 साल से 36 महीने से आसिम का विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी पार्ट 2 का छात्र हूँ, और दोस्तों 3 साल पहले इस बिजनेस में मैंने अपना एडमिशन कराया, और 1 महीने की जो हाईएस्ट इनकम है वो है 1,25,000। मैं पीछे कुर्सी से बिल्कुल उछल गया, क्योंकि उस समय मेरे बैंक के मैनेजर की सैलरी थी, और वो भी 20 साल जूता घिसने के बाद। उस समय मेरी बैंक से जो सैलरी थी वो तकरीबन 10,000 के आसपास, 12,000 के आसपास, 12,956 रुपया। मैंने मास्टर डिग्री लिया, एमए किया बाद में सोशियोलॉजी से, और साथ में साइकोलॉजी भी थी मेरी। पूरी यूनिवर्सिटी का मैंने 2nd टॉप किया। ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। इतना पढ़ने के बाद बैंक में सुबह से शाम गधे जैसे काम करते। गधा आप लोगों ने देखा है? क्या बात है, यहाँ गधा नहीं है क्या? है यहाँ पे? सारे गधे। अगर गधा नहीं देखा है तो यूनियन बैंक में चले जाना। अच्छा, आप लोग इतने हंस क्यों रहे हो? यूनियन बैंक है या नहीं है? आप चले जाना। देखो गधा मैं क्यों बोल रहा हूं, कोई बैंक वाला है बैठा तो नहीं है, बाहर बहुत पिटाई करेगा। देखो मैं गधा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप बैंक में जब जाओगे ना तो देखना सारे स्टाफ का ऐसे दिमाग है। आप सड़क पे गधा और घोड़ा दोनों में फर्क कैसे करोगे? गधा हमेशा ऐसे रहता है और घोड़ा ऐसे रहता है। आप देखते ही बता देते हो ये घोड़ा है और ये, तो गधे वाला एक गुण तो है ना, कौन सा? सुबह से शाम ऐसे ही रहता है, वो कभी सर उठता ही नहीं। आप 2 बार 3 बार बोले भाई साहब हेलो हेलो, आप करके देखना जाके प्रैक्टिकल। देखो मैंने 12 साल काम किया है, पूरा अनुभव है। 12 साल गधे जैसे काम किए। उस समय 10 साल मेरा कंप्लीट हो गया था बैंक में। जब ये मीटिंग चल रही थी, जब मैं गया था, मैंने कहा यार इतना मेहनत करने के बाद, इतना पढ़ाई लिखाई के बाद, इतनी टफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मैं 15,000, 16,000, 13,000 कमा रहा हूं, ये बंदा 25,000, 1,25,000। मैंने कहा यार इतना बड़ा झूठ कहां से उठा दिया, अभी बहुत बड़ा फ्रॉड है। अरे ठीक है 10,000, 20,000 सब बोल रहा था, पीछे वाला समझ में बात आ रही थी, 100-200 रुपए कंपनी देता होगा, भिड़ा दिया 10-20,000। ये बंदा इतना बड़ा झूठ। मैं पीछे से जोर से चिल्लाया भाई साहब, सारे लोग एक तरफ देखने लगे। मैंने कहा 1,25,000 देखे हो? क्योंकि बैंक वाले थे, नोट गिनते थे। मुझे बड़ा अहंकार था, ईगो था, यार हम तो रोज 25,000 गिनते हैं और ये 1,25,000 की बात कर रहा है, देखा तो होगा ही। उन्होंने कहा बैठ जाओ, मीटिंग खत्म होगी, प्रमाण लेके जाएगी। मैं बड़ा आज्ञाकारी छात्र की तरह बैठ गया। मैं अपने आप से पूछने लगा कि बैठ क्यों गया? आज इसकी छठी बनियान सब उतार के जाएंगे। भाई साहब बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मीटिंग खत्म हो गई, सारे लोग चले गए, मैं बैठा रहा। वो आए मेरे पास, बोले चेक की फोटो कॉपी है, दिखाओ। मैंने कहा चेक जहां बनता है ना, मैं वही नौकरी करता हूं। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा फर्जी चेक कैसे बनता है, मेरे से पूछो।
उन्होंने कहा आपको कैसे विश्वास होगा? मैंने कहा ये चेक किसी न किसी खाते में बचा होगा, उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट चाहिए। बोले वो तो नहीं है। मैंने कहा रहेगा कहां से? लोगों को उल्लू बनाते हो। फिर कुछ देर उन्होंने सोचा और जोर से मेरे से ताकत से आवाज अंदर से उनसे निकली और उन्होंने कहा क्या करोगे जानकर? क्यों जानना चाहते? मैं भी बड़ा टेंशन में आ गया कि यार बीपी तरह हाई क्यों है? ठीक है ये झूठ बोल रहा है, सबको टोपी पहना रहा है, टोपी पहनने वाले पहन रहे हैं, टोपी पहना रहा है, तू जाओ अपना पतली गली से पकड़ के। लेकिन तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, कहते ना कि हर इंसान के अंदर हनुमान है। मेरे अंदर का हनुमान जगा और बोला कि भाई साहब अगर मेरे को ये साबित करके दिखा दिया ना कि ये आपकी इनकम 1,25,000 है, मैं भी कर जाऊंगा। उन्हें कहा तेरे जैसे लोग रोज मिलते हैं, चलो यार साइड हटो। मैंने कहा भाई साहब मेरे जैसे लोग आपको रोज नहीं मिलते होंगे, आपको शायद मेरे बारे में नहीं पता। बोले क्या है पता बताइए। मैंने कहा 17 लाख लड़के परीक्षा दिए थे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का, 17 लाख, और मात्र 150 लड़के चुने गए थे। कितने? जोर से बोली 150। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ था 16,99,850 लड़कों को मैंने चीर के रास्ता निकाला था और वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने मेरे को ध्यान से देखा, बोला यार तुम्हारे जैसे लोग ना मिलते रोज बड़ी बड़ी बातें करते लेकिन दिखते नहीं। मैंने कहा मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि मैं कौन हूं, हु आई एम, आप मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो। मेरे भेजे में अगर ये घुस गया ना तो आपने 36 महीना में किया है ना, मैं 26 महीने में करके दिखाऊंगा। मर्द की दुआ। बोले पक्का? हमने कहा पक्का, क्योंकि माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इस कॉन्सेप्ट से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। सुजीत कुमार सिंह का नाम है, एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। थैंक यू। सुजीत कुमार जी ने कहा कि आप जैसे लोगों की मुझे तलाश है। मैंने कहा भाई साहब खड़ा है आपके सामने, अगर हमें समझ में आ गया ना, मेरे को कन्विंस कर दिया ना, आपका काम खत्म मेरा काम शुरू। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं करूंगा। बोले अभी स्टेटमेंट नहीं है लेकिन मैं आपको विदिन ए वीक आपके पास मेरा स्टेटमेंट चलाएगा, लेकिन आप ये भी बोलोगे कि स्टेटमेंट भी फर्जी है। तो कैसे? मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं बैंक वाला हूं, मैं पता लगा दूंगा। वो चले गए, मैं घर आ गया। पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, रात भर उठ के पानी पिए, टहले थोड़ा इधर उधर, फिर बेड पे जाए, फिर सुजीत कुमार सिंह का चेहरा। माइंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं किया। आरसीएम करके कोई 1,25,000 कमा सकता है, लेकिन उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस था। सुबह हुआ जैसे तैसे, सुजीत कुमार सिंह जी ने एक बंदे को भेज दिया मेरे पास, उनका नाम है सुधेंदु शेखर। अभी वो स्टार इमरान को एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आ गया मेरे पास। मेरे ससुर जी उस समय पटना में उनकी पोस्टिंग थी। मैंने तुरंत उनको फोन मिला दिया, ये खाता नंबर, ये स्टेटमेंट है, थोड़ा पता लगाइए सही है फर्जी है। क्योंकि बिहार क्यूल के रहने वाले हैं सुजीत कुमार सिंह, उस समय क्यूल में रहा करते थे, वहां स्टेट बैंक उनका अकाउंट था। तुरंत ससुर जी बोले अरे वहां का ब्रांच मैनेजर तो पटना से आता जाता है, अभी फोन करते हैं। तुरंत उनका फोन आया, ये बात सही है, सुजीत कुमार सिंह नाम का लड़का आरसीएम से लाखों रुपए महीना कमाता है। कहते ना कि एक शंका 1000 शंका पैदा करता है, और दूसरा शंका फिर पैदा हो गया। मैंने कहा यार आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनियां चली हुई है,
आती है, मेंबर बनाती है, कुछ दिन के बाद गायब हो जाती है। यस और नो? मैं शुरू करूंगा, कल के डेट में कंपनी गायब हो गई तो हमारे बैंक के जो कस्टमर लोग हैं वो हमको बैंक से गायब कर देगा। यस और बैंक की नौकरी तो मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने भाई से बोला कि देख इस कंपनी का इतिहास मुझे चाहिए, हिस्ट्री। मेरे भाई ने बोला 1500 रुपया दे के जोड़, नहीं तो भैया राम राम। इतना सवाल तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब मैं यहाँ पे आरसीएम में काम करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, टाइम पास करना नहीं चाहता। हेलो पता लगा इस कंपनी के बारे में, तुम टेक्सटाइल इंजीनियर हो, ये कंपनी कपड़ा बनाने की है, निकालो डायरेक्टरी होगा तुम्हारे पास। बोला यार हम सब पता लगा लिए। मैंने कहा कंपनी गया? बोला नहीं कंपनी तो नहीं गया। मैंने कहा कंपनी जाओ। आजकल दूसरे पे भी टांग के लटका देते, कहते हैं मेरे बाबूजी की कंपनी है, टाई अप है भाई कंपनी से। भाई किसी के नाम पढ़ लेने से वो कंपनी हो जाती है क्या? मैंने कहा आप पता लगाओ। आजकल बहुत सारी कंपनियां बाजार के प्रोडक्ट पे अपना नाम मुहर लगा के कहती है कि मेरी प्रोडक्ट। आज पतंजलि, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, पता नहीं कितने प्रोडक्ट मार्केट में है, एक भी उनके पास फैक्ट्री नहीं है। बताइए कहां से आ गए? सारे बाजार के प्रोडक्ट लेके पतंजलि की नाम दिख रहा है, क्या पता आरसी में वैसा ही हो। मेरे भाई ने कहा कि यार तू बड़ा टिपिकल आदमी है। मैंने कहा देख यार ये 1500 रुपए वाली बात नहीं है, ये मेंबर बनने और बनाने वाली बात नहीं है, ये बात है जिंदगी बनने और जिंदगी बनाने वाली। ये बात है, ये बात कोई मामूली बात नहीं है। 1500 रुपया क्या तू बोल तेरे को 1000 2000 ऐसे ही देता हूं यार, तू छोटा भाई है। लेकिन जब करना है तो हर चीज जांच पड़ताल करके करना है। और आज आपको हम भी यही कहने आए हैं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहना, इस बिजनेस में आने से पहले 100 बार चेक करो। कंपनी को चेक करो, प्रोडक्ट को चेक करो, सीनियर को चेक करो, कंपनी के मालिक को चेक करो, पीयूसी को चेक करो, डिपो को चेक करो। और सब कुछ चेक करने के बाद भी अगर समझ में ना आए तो अपना जाके चेकअप कराओ। कुछ गड़बड़ है। यस और नो? बड़ा मेरे साथ बोलिए यस और नो? चेक करो, हर चीज को चेक करो। चेक करो कि आपने यूनियन बैंक रिजाइन किया। बनारसी ठग मालूम है इंटरनेशनल फेमस होता है, अंतरराष्ट्रीय विख्यात प्रख्यात होते हैं बनारसी ठग। हाँ जी, ये जो तो बात ही जो अलग है। बनारसी ठग दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं। कि बनारस से आदमी आया है क्या पता ठग होगा, ऐसे ही बात कर रहे हैं। बैंक को छोड़ता है क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? आज मैं सीनियर मैनेजर होता, 1.25 लाख महीने की मेरी सैलरी होती, लाइफ स्टाइल ऐसा थोड़ी था कि मैं सड़क में घूम रहा था और उसको मैंने रिजाइन कर दिया। चेक तो कर सकते हैं, चेक करिए। मेरा रेजिग्नेशन लेटर पूरा वायरल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह है। मैं लेके घूमता नहीं। संस्कृत का एक श्लोक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा है, अगर देख सकते हो तो देख लो, चेक कर सकते हो चेक कर लो। यहाँ यूनियन बैंक है, ले चलो मेरे को, मैं चाहता हूं कि मेरे को चेक करे कोई। यहां से जाके किसी को बताया जाए कि एक आदमी आता यूनियन बैंक रिजाइन करो, अरे सब झूठ बोल रहे हैं, आपको भी लोग हो, ये सही बोल रहा है। अरे 2.5 घंटा 3 घंटा आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है उस पर भरोसा नहीं है, और चंपालाल वो तुरंत आपके दिमाग का हवा निकाल देगा। होता है कि नहीं? अरे चेक करो ना। मैंने चेक किया था भाई, ऐसे ज्वाइन नहीं किया। बार बार मैं कहता हूं 10 बार चेक करो, 20 बार चेक करो। और चेक करने के बाद एक बार अगर आपका नाम इसमें जुड़ गया तो कसम खा लो, रामचरितमानस के ऊपर हाथ रख के, जिसको भी मानते हो, बाइबल को मानते हो बाइबल पे हाथ रख के, कुरान को मानते हो कुरान पे हाथ रख के कसम खा लो, प्रतिज्ञा कर लो कि इस धरती पर जब तक सांस चलेगी जीवित रहूंगा। जय आरसीएम! ये नहीं कि यार तो वो आईएमसी आया आजकल बड़ा चल रहा है, आईएमसी वेस्टेज में बड़ा चल रहा है यार, बड़ा बढ़िया हो रहा है। हम लोग इतने हल्के हैं,
फुटबॉल देखा है? फुटबॉल कितने लोग उसको मारते हैं? फुटबॉल के मैदान में 22 खिलाड़ी होते हैं, सभी मारते हैं। कोई राइट से मारता है, कोई लेफ्ट से मारता है। जिसका लेफ्ट चलता है वो लेफ्ट से मारता है। यस और नो? फुटबॉल 22 मिनट 22 खिलाड़ी मिलके 95 मिनट 125 मिनट जितना देर खेल होता है वो बेचारा मार खाता है। मार क्यों खाता है? हल्का है भाई साहब। अब जिंदगी में हल्के बन के जिंदगी को जियोगे ना तो फुटबॉल तो 22 लोगों का लात खाता है ना, आप 22 लाख लोगों की लात खाओगे। जिंदगी भर लोग लात मारेगा, इतना मारेगा ना, कभी वेस्टिज वाला मारेगा, कभी आईएमसी वाला मारेगा, कभी वो मारेगा, कभी वो मारेगा, कभी इधर घुमा देगा, कभी उधर घुमा देगा। जिंदगी भर खाते खाते दुनिया से चले जाओगे। फुटबॉल क्यों लात खाता है भाई? हल्का है। अगर लोहे का हो जाए तो कोई खेलेगा उसके साथ? बोलो ना थोड़ा जोर से। अरे जिंदगी में जिस दिन अपने आप को भारी बना लिए ना, किसी की औकात नहीं है कि आपको इधर से उधर घुमा दे। भाई साहब मैं बैंकर था, बैंकर। लोग कहते हैं ऐसी ऐसी कंपनियां करके मैं छोड़ दिया, पता नहीं कितनी किया। मैंने कहा आप करके छोड़े हो ना, मैं बिना किए छोड़ दिया था। बहुत सारी कंपनी आई थी मेरे पास में, आरसीएम के पहले भी आई, आरसीएम के बाद भी आई, पता नहीं कितनी कंपनी आई, लेकिन मैंने कभी किसी को ज्वाइन नहीं किया। आरसीएम इज द फर्स्ट एंड आरसीएम इज द लास्ट। हर तरह से ठोक के बजा के चिक करके आओ भाई, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। 1000 भेड़ मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकता, लेकिन एक शेर हजारों भेड़ का शिकार कर सकता है। क्या करेंगे भेड़ लेके? एक सुरेंद्र वत्स ने कोहराम मचा दिया पूरे इंडिया में। एक ही सुरेंद्र वत्स है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने आज से 17 साल पहले मैं जांच पड़ताल के परख करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 26 जुलाई 2005 में मैंने स्टार्ट किया। कब किया स्टार्ट? थोड़ा जोर से बोलिए। और जनवरी 2006 का जो मेरा चेक था, यानी आफ्टर 6 मंथ मेरी 1 महीने की चेक 22,000 थी, 22,000। पार्ट टाइम बैंक की नौकरी करते हुए। 6वें महीने लोग बोलते हैं आरसीएम में पैसा आता ही नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं पैसा आता है, आपके अंदर लेने की ऊपर भी तो होनी चाहिए। भाई सीता मैया का जब स्वयंवर रचा गया तो धनुष तो रख दिया गया, सबको आमंत्रित किया गया। देव दानव सूर असुर सब आए। किसी को बोला गया कि नहीं तुम सूर हो, तुम मत छू, तू दानव है, तू जयमाल नहीं डाल सकता। सब आए, सब हाथ आजमाए, कोई हिला भी नहीं पाया। लेकिन भगवान श्री राम बात कुछ तो समझ में आ रही है? अरे ये आरसीएम ओपन अच्छे है यार, सबके लिए है। यहाँ न जात देखी जाती है, न एजुकेशन देखा जाता है। आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस राज्य से हो, कोई मतलब नहीं है। 18 साल उम्र है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आओ शुरू हो जाओ और एक दिन जमाने का गुरु हो जाओ। इसमें हो रहा है। सरकारी नौकरी नहीं मिलती, मैं बेरोजगार हूं, तख्तियां लेके लोग घूम रहे हैं। घूम रहे ना? थोड़ा जोर से बोलो। क्यों घूम रहे हैं? बोलिए क्यों? कितना भी माइंड वॉश कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान बेरोजगार इसलिए है क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता है, वो पसीना नहीं बहाना चाहता है, इसलिए वो बेरोजगार है। जिसके पास काम करने का जज्बा है, मेहनत करने का जज्बा है, पसीना बहाने का जज्बा है, आरसीएम उसके लिए खुला दरबार है। आ जाओ। अरे अभी तो एक
स्टार रूबी, 2 स्टार रूबी, 5 स्टार रूबी, 10 स्टार रूबी जिंद में होंगे, 20 होंगे। आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद हर गली मोहल्ले में स्टार रूबी होंगे इस जिंद में। और मैं तो बोलता हूं घर घर में स्टार रूबी होंगे। आपको लग रहा होगा ना कि ये बड़ा स्टार रूबी है, बड़े लेवल पे है, डी कुमार मौला। अरे ये सब बहुत छोटा है यार। 10 साल बाद आपको लगेगा कि यार बंदा सही बोला था, क्यों नहीं जी? यस सर। तो जीवन में भविष्य को देखना सीखिए। अगर भविष्य को वर्तमान में देख लिए, भविष्य का सिकंदर कहलाएंगे। और भविष्य को अगर नहीं देख पा रहे, वर्तमान में जी रहे हैं, तो आपका भविष्य सुधरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, 6वें महीने, आज से 17 साल पहले की बात कर रहा हूं। न पीयूसी था, न प्रोडक्ट था, न न्यूट्रीचार्ज था, न हेल्थ कार्ड था, न डिपो था, कुछ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं। अपलाइन मेरा छोटा भाई साइन करा के गया। मैंने बोला कि जाओ तुम अपना दूसरा ग्रुप संभालो। बहुत संभालने की कोशिश किया, लेकिन संभालते संभालते खुद ही गायब हो गया। वो कहता है दूसरा डी कुमार मिलता ही नहीं है। मैं बोलता हूं बेटा है, लेकिन ये इसलिए आ गया क्योंकि तेरा भाई था, दूसरा भाई थोड़ी है। दूसरा को तो खोजना पड़ेगा। यस और नो? आज बेचारा बिजनेस से बाहर है, नौकरी करता है। 3 बार एक्सीडेंट हुआ उसकी बाइक। उसने कसम खा लिया जिंदा रहेंगे तो भाई साहब दुनिया देखेंगे, पीआरसीएम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बेचारा नहीं है, विल पावर की कमी थी। वो जानता था, बचपन से मेरे को देखा था, ये बंदा जिस काम में लगता है ना, तो इसको भूख प्यास मर जाती है। जानता था, इसीलिए वो लुधियाना से चल के मेरे पास आया था। वो जानता था कि एक लग गया तो एक क्लियर हो जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं हो पाया। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। 6वें महीने 22,000 की चेक थी। 1 साल बाद मैंने इस बिजनेस से कार खरीदा, पार्ट टाइम नौकरी करते हुए। आज बहुत लोग बहाना बनाते हैं, कहते हैं सर मेरे को फुर्सत नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं? फैशन हो गया है आजकल। जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, उनसे एक सवाल पूछिए कि सर आपके बहुत करीबी दोस्त का मैं भाई हूं, मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, ज्यादा नहीं 500 रुपया दे दीजिए, 2 दिन बाद मैं आपको लौटा दूंगा। तो सामने से क्या जवाब आएगा? पैसा कहां है भाई? तो उनसे पूछिए कि सर टाइम तो अमिताभ बच्चन के पास भी नहीं है, लेकिन अगर उनके भाई का दोस्त या दोस्त का भाई उनके पास चला जाए और 500 रुपया मांगे, तो अमिताभ बच्चन देंगे कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलिए। अरे भाई अमिताभ बच्चन तो 5,000 दे देंगे। तो अमिताभ बच्चन के पास भी टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? उसके पास बहुत पैसा है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। अमिताभ बच्चन के पास टाइम नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है। तो भाई साहब आपके पास क्या है बता दो? क्या है? तो बोलो ना, सवाल का जवाब दो। नहीं, आर्जन तो आपके पास है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बड़े गर्व से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको जवाब देना कि आपके पास टाइम भी नहीं है और आपके पास है क्या? गरीबी नहीं है सर, धरती पे बोझ है। क्या है? तो बोलो ना जोर से। अरे धरती माफ करा रही है, वो बाहें फैला के करे आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे लाल, मेरे अंदर समा जाओ। अरे यार टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, फिर जिंदा क्यों हो? आप पूछो लोगों से कि जिंदा क्यों हो, सवाल पूछो। मैं पूछता रहता हूँ। मैंने एक बंदे से पूछ दिया कि बताओ तेरे पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं, तू जिंदा क्यों है?
तू यार वन पीस है, तेरा पुतला लगेगा यार। अरे टाइम है, जब पैसा है, तो फिर जिंदा क्यों हो भाई? मैंने एक आदमी से पूछ दिया तू जिंदा क्यों है, अब इधर उधर झांकने लगा, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जवाब क्या दूं। मैंने भी पूछा जिंदा क्यों हो, फिर टीने भाई झांकने लगा, फिर जोर से मैं पूछा अरे जिंदा क्यों हो, इस बार उसको गुस्सा आ गया, बस चलता तो जोर से बोला मरे नहीं इसलिए जिंदा है। क्या थोड़ा बोलो जोर से। मैं गारंटी बोलता हूं ये जिंद में ना सर्वे करा लो, 90% लोग मरे नहीं इसलिए जिंदा है। वो जिंदा ही इसलिए है क्योंकि मरने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? तालीम ठोक दो यार।